नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल पर बवाल। आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं और सरकार चाह रही है कि कुछ नए समुदायों को आरक्षण सूची में शामिल किया जाए। ऐसे में बसवराज बोम्मई की सरकार अगर ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% सीमा का उल्लंघन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पारुल। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो बसवराज बोम्मई की सरकार नया आरक्षण लेने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये इसकी वजह से नया संवैधानिक संकट तो नहीं खड़ा हो जाएगा? अकेला ये बसवराज की सरकार का मामला नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि छत्तीसगढ़ ने और जिन राज्यों में चुनाव होना है अभी, उन सारे राज्यों ने चुनाव के समय रेवड़ियां जो बांटी जाती हैं और खुश किया जाता है, उन सबको इस आरक्षण की सूची में शामिल करने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर जैसे 50% वाला मामला जो इंदिरा सांझिया साहब बता रही थी, उसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रखेगा। कोई भी जाके पिटीशन वहां दायर कर सकता है और ये मामला, लेकिन तब तक जब तक पिटीशन दायर होता है तब तक चुनावी माहौल में उसका फायदा हो जाता है। एक कोशिश है ये, और लोग इतने समझदार नहीं हैं और हर बार हर सरकार ऐसा काम करती है। छत्तीसगढ़ से समझ आ रही है, हरियाणा सरकार ने 75% स्थानीय लोगों का फैसला कर रखा है, लेकिन ये सब कुछ न्यायिक समीक्षा के परिधि में है। सर, 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% आरक्षण लागू किया है, तो इसका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को क्या लाभ होगा? अब 2019 के फैसले के बारे में बात कर रही हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने 10% आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को आरक्षण की बात की है। तो उसके लिए बात ये शामिल किया गया है कि जातिगत मामला नहीं है तो ये 10% अलग से दिया जाए, और कोटा विद इन कोटा की बात है। जिन 50% लोगों को जो आरक्षण के दायरे में नहीं है, उन्हीं में से जो आर्थिक तौर पे कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण देने की बात है। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन एक बात लगातार हो रही थी कि जो 91, जैसा बता रहा था कार्यक्रम से पहले आपको, 91 के बाद जब से आर्थिक सुधार का कार्यक्रम जारी हुआ है तो एक बहुत बड़ा तबका पीछे छूट गया है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उस तबके को भी, जिसका कि कोई सामाजिक आधार नहीं है, सामान्य श्रेणी से आते हैं, वो पीछे छूट गया, उनको कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में शामिल किया जाए। तो एक चूंकि सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो उसमें उसे शामिल करने की बात है। सर, क्योंकि ये जो 10% आरक्षण सवर्णों को मिलेगा अब, तो इसमें से SC, ST और OBC वर्गों के लोगों को बाहर रखा गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका मुख्य कारण क्या है? मेरे ख्याल से शायद ऐसा अगर आप कह रही हैं तो देखने वाली बात है कि ST, SC को अलग किया गया। ये बात ऐसी हुई है कि जो मैं कह रहा था कि जो आरक्षण प्राप्त लोग नहीं हैं उनको आर्थिक तौर पर अगर विपन्न है वो, तो एक लेबल बनाया जाए, 5 लाख से कम उनकी सालाना आमदनी है और उनको ज़रूरत है सरकारी नौकरियों में, इंस्टीट्यूशनल आरक्षण में, तो वो देने की बात है। और चूंकि उन लोगों के बीच से देने की बात है जो अब तक आरक्षण नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा विवाद भी हो सकता है, लेकिन हम लोग संवेदनशील हैं। और तब भी ये बात हुई थी जब आरक्षण लागू किया गया था कि क्या हमारा समाज ये बर्दाश्त कर पाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि समय के हिसाब से लोगों ने इसको लिया। तात्कालिक तौर पर लगा कि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, लेकिन ये जहाँ तक आर्थिक आधार वाला मामला है, अगर इसमें ईमानदारी से चीज़ें हों, ऐसी बेईमानी ना हो कि 12 लाख के सालाना आमदनी वाले लोग सर्टिफिकेट बना लें या 5 लाख का और आरक्षण लेने चले जाएं, अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है, ईमानदारी बरती जाती, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा होगा, ज़्यादा विरोध तो नहीं होगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि क्योंकि ये पहले से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो क्या अभी भी आरक्षण सिर्फ एक मुद्दा बन के रह जाएगा या लोगों को असल में भी इसका फायदा होगा? पारुल, अब देखेंगे आप, आरक्षण तकरीबन 1951 से जारी है और जिसकी बात आप कर रही थी 1990 में तो काफ़ी बड़े तौर पे 27% OBC आरक्षण की बात आई। तो आप इसके नतीजे जो पाएंगे, नतीजे के तौर पर आप पाएंगे कि एक प्रतिनिधित्व मिला है, और प्रतिनिधित्व मिला है। इनफैक्ट अब ये आरक्षण की जो लड़ाई है उसके समाधान के लिए केंद्र सरकार जो काम कर रही है, वो काम ये कर रही है कि सीट्स में बढ़ोतरी कर रही है, इंस्टीट्यूशनल सीट्स में। अब जैसे मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रहे हैं,
और एक और मसला है कि आप जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इंस्टीट्यूशनल यंग लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें सबका तो नहीं होता। और जिस समय आरक्षण व्यवस्था लागू हुई थी उस समय जो पास आउट मार्क्स था उसमें compete करने का, वो 70% 80% के बीच के लोग कर लेते थे। अब 99-97% लोग उसमें compete कर रहे हैं। तो और सब नहीं कर सकते। अब आप कहिएगा कि पिछले 10 साल पहले 89% वाले लोग कर लेते थे, आप उसको भी डालिए। तो ये समय हमारे पास जो एक निर्धारित जगह है उसी में समायोजित करना है, और टैलेंट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा आप जब पाएंगे कि आरक्षण के श्रेणी के लोग भी एक अच्छा प्रतिशत लेके आ रहे हैं और उनका भी लेवल बढ़ा है, तो मौका मिलने से बढ़ा है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि हाँ, समान नज़रिया होना चाहिए। इंसान के तौर पे किसी को पता नहीं है वो कहाँ पैदा लेता है, और इस धरती पर पैदा लिया है तो एक समान तरीके से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये अलग पहलू है। लेकिन जब हम पिछड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अंग्रेज जब इस देश से निकले थे तब उस समय ये कह के गए थे कि भाई आप नहीं चला पाएंगे, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आप बहुत पिछड़े लोग हैं। और हमने उनको साबित किया कि अब हमारे रेस के लोग उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो अवसर मिलने की बात है, और अवसर मिलनी चाहिए। उसका क्राइटेरिया क्या हो, कैसे हो, ये देखने वाली बात है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर और आरक्षण को लेकर आम लोगों का अपना अलग नजरिया है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। तो आलोक जी से हम यही जानेंगे कि उनका आरक्षण को लेकर अपना क्या नजरिया है। पत्रकार के नाते मैं तो दृष्टा हूँ पारुल, और मैं अपना कोई नजरिया रखता नहीं जी। और मेरा काम रिपोर्ट करना है और लोगों को देखना है। दोनों तरफ जब मैं जहाँ खड़ा होता हूँ खुद को वहाँ सहज महसूस करता हूँ। जहाँ पक्ष वाले लोग हैं वहाँ भी मैं खड़ा होकर के उनकी रिपोर्ट करता हूँ। जो विपक्ष वाले लोग हैं, अगर वहाँ खड़ा होने का मौका मिलता है तो वहाँ भी मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ, और दोनों की अपनी संवेदनाएं हैं। मैं कोई ऐसी राय नहीं रख सकता यहाँ कि मैं पक्ष में हूँ या विपक्ष में। सर, जनता में अलग विरोधाभास है एक तरह से जो नया आरक्षण आया है, तो आप जनता को कैसे इस चीज से रूबरू कराएंगे? जैसे संवेदना का मसला है, बर्दाश्त करने का मामला है, धैर्य रखने का मामला है, और सिर्फ इस आश्रय नहीं रहने का मसला है कि सरकार ही सब कुछ है। अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिस ढंग से अपना एक मकाम तय किया है उन्होंने, आरक्षण का जब से विवाद बढ़ा है तब से प्राइवेट सेक्टर में हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़ा तबका बाहर निकल के आया है। पहले जो लोग घर बैठ करके सिर्फ कंपटीशन और सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे, अब सब ये मान चुके हैं कि एक सीट निर्धारित है। वो इतने अवेकन हो गए हैं कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकती सरकार, इससे ज़्यादा नौकरी नहीं मिल सकती, इस संख्या से ज़्यादा किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते। तो एक विंडो खुला है, और हमेशा विकल्प से भरी पड़ी है दुनिया। निराशा का कोई आधार नहीं है। जो लोग आरक्षण के विरोध में हैं उनके लिए भी समझ में, और उनको देखना चाहिए इतिहास के उस हिस्से को जिसमें कि आरक्षण आयद होने के बाद से बहुत तेजी से उनके समाज के लोग आगे निकल के आए हैं और दुनिया भर में रूल कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित थे। और जो लोग आरक्षण के समर्थन में हैं उनके लिए ये कि ये कोई लड़ाई का मसला नहीं है। अगर आप को लगता है कि आप लोग कई बार कहते हैं कि आरक्षण भीख है, तो भीख दरअसल उनके लिए है जो अहंकार से लोग सोचते हैं। लेकिन आरक्षण ने समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बदला है, हमारा नज़रिया बदला है, हमारा सोच बदला है। तो उस सोच के बदलाव का मैं वाहक हूँ, और हम बदलने के लिए दुनिया में आए। सर, आरक्षण को लेकर हमेशा से ही राजनीति होती रही है, तो ऐसे में 2023 में जहां कर्नाटक में चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, तो क्या आरक्षण सरकार को एक बार फिर फायदा पहुंचाएगा? अब तक तो इतिहास यही कहता है कि आरक्षण उस तबके के लिए ज़्यादा दिया जाता है जो बड़े आसानी से इस चीज़ को समझ लेते हैं, बहला फुसला लिए जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ हमारा ग्राफ बढ़ रहा है भारत का, हमारी साक्षरता बढ़ रही है, हमारी समझ बढ़ रही है। तो हो सकता है कि पिछली दफ़े जिस ढंग से आरक्षण के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया होगा, इस बार वो विकास के नाम पे सोचेंगे, उनको पानी, बिजली, सड़क के हिसाब से सोचेंगे, और उनकी अब तमाम सुरक्षा की सुविधाओं के आधार पर सोचेंगे। और आने वाले जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाएंगे तो ये सारे मामले गौन हो जाएंगे, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। सर, बरसों से ही अलग अलग सरकारें आती हैं और उन्होंने हमेशा ही आरक्षण को लेकर राजनीति की है कि जातिगत आरक्षण दी जाए, जिससे कि उनका जातीय वोट बैंक एक तरह से बढ़ा भी है। लेकिन इस बार आरक्षण हटके है, थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए लाया गया है। तो क्या ये अलग चीज़ होगी और लोगों को कितना फ़ायदेमंद होगी, और क्या लोग इसके बारे में अब सोचना शुरू कर रहे हैं जाति को थोड़ा साइड में रखकर?
सही कह रही हैं। जिस महानगर में हम आप रह रहे हैं, जिस कॉस्मोपॉलिटन नेशन में रह रहे हैं हम, तो अब कोई ना किसी की जात पूछता है, ना किसी का धर्म पूछता है, उसकी पात्रता पूछता है, उसकी योग्यता पूछता है। तो इस पैमाने में अब एक आधार रह गया, जो मैं कहा कि 91 से जब आर्थिक सुधार आया है तो बहुत बड़ा तबका पिछड़ गया है और उसको वाकई आगे खींचने की जरूरत थी। बहुत अच्छा होता है कि आर्थिक आधार पर उनको संपन्नता का रास्ता दिखाया जाता, लेकिन ये माना गया है कि सरकार की इस पहल से जो आरक्षण के जरिए उनको मिल जाता है, ये संभव है कि उस तबके को फायदा हो और वो आगे निकल के आए। और उसके लिए हम आपको भी खुले बाहों से तैयार होना चाहिए कि हाँ, जो पिछड़ गए हैं उनको तो मदद मिलनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे सवालों का इतनी सरलता से जवाब देने के लिए। हमें लगता है कि आरक्षण पर आम लोगों के बीच में जो विरोधाभास है और जो उनके मन में सवाल उठ रहे थे, उसका कहीं ना कहीं जवाब मिल गया होगा उन्हें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।